सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है आइलैंड एंड कोरल रीफ्स। ठीक है, आइलैंड और कोरल रीफ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था, मतलब रिवीजन करेंगे हम लोग फटाफट। तो एज यू नो आइलैंड क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आइलैंड इज अ बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर। ठीक है, अच्छा इंडिया आइलैंड है, इंडिया को आइलैंड बोलेंगे या क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ, इंडिया को क्या बोलेंगे? इंडिया भी तो, इंडिया को पेनिनसुला बोलेंगे। वेरी गुड मैम, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड सुमन, बहुत सही बताया मैम ने। पेनिनसुला बोलेंगे। पेनिनसुला क्या होता है? इंडिया को इंडियन पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? बिकॉज वेरी गुड गरिमा, 3 साइड्स वाटर 1 साइड लैंड। वेरी गुड, जबरदस्त। सो आइलैंड इज बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर, जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है, चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको आइलैंड बोलेंगे बेसिकली। आइलैंड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉन्टिनेंटल और दूसरा होता है ओशियानिक। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कौन सा होता है? अरे यार, someone is interrupting in between the class. पता नहीं यार ये क्या हो रहा है सीरियसली। मैंने अभी ना अपना इंटरनेट ऑफ करके दोबारा से ऑन किया और क्या कहते हैं दूसरा कनेक्शन लगाया, अपने डोंगल का ना लगा के अपने फोन से कनेक्ट किया दोबारा से। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। आई थिंक अभी वॉइस सही आ रही है। अच्छी बात है, जलना चाहिए। एनीवेज कम टू द टॉपिक यार, बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, इसका रीजन क्या, ये जो हो रही है दिक्कत हो रही है, इसका रीजन बताऊंगा बाद में। अभी पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो कम टू द टॉपिक। तो आइलैंड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आइलैंड बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड, हाँ एग्जैक्टली, आइलैंड बेसिकली अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स
बाय वाटर, ठीक है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है। आइलैंड दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल होता है, एक ओशियानिक होता है। कॉन्टिनेंट होता है जो कॉन्टिनेंट के पास होता है, ठीक है, ओशियानिक होता है जो ओशियन के बीच में होता है। तो देखेंगे कॉन्टिनेंटल जो होता है वो कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, जैसे रिमेंबर दिस थिंग, और कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास में होता है। इट वाज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ मेनलैंड, नाउ डिटैच्ड फ्रॉम कॉन्टिनेंट। ओके, मतलब पहले किसी जमाने में कॉन्टिनेंट का पार्ट था, लेकिन वो मेनलैंड से यानी क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट से डिस्कनेक्ट हो चुका है, डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है। हमें पता कैसे चलता है कि ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था? बिकॉज इट हैज सिमिलर फिजिकल स्ट्रक्चर, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, यानी पेड़ पौधे और जानवर वहां के सेम होते हैं। दैट एग्जिस्ट बोथ साइड ऑफ वाटर चैनल सेपरेटेड बाय शैलो लैगून और अ डीप चैनल, ठीक है। दो कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो से होते हैं वो होते हैं सर एक दो तीन तरह के। एक तो इंडिविजुअल आइलैंड और दूसरा होता है सर आपका हाँ आर्कीपेलागोस और आइलैंड ग्रुप्स जिसको बोलते हैं, और तीसरा आइलैंड आर्क्स, ठीक है। एक एक करके करते हैं, तो शुरू करते हैं। इंडिविजुअल आइलैंड कौन सा होता है सर? इंडिविजुअल आइलैंड लाई जस्ट आउटसाइड द कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट है, सपोज ये कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है, जैसे सपोज ये इंडिया है सर, इसके बिल्कुल इधर ही है, बिल्कुल बगल में ही है। जैसे आपका ये इधर छोटा सा श्रीलंका है, ठीक है। इट इज लाई जस्ट आउटसाइड द कॉन्टिनेंट, इट्स फीचर एसोसिएटेड विद द मेन लैंड ऑफ विच दे वर वंस अ पार्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मडागास्कर आइलैंड जो कि अफ्रीका में है, इट इज सेपरेटेड बाय अ मोजाम्बिक चैनल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको ध्यान रहे। द सेकंड वन इज सिलोन, जो श्रीलंका को बोलते थे पहले, इट इज सेपरेटेड बाय पल्क स्ट्रेट। ये जो बीच में स्ट्रेट है, स्ट्रेट मैंने लगून, एक पानी की बॉडी, एक वाटर बॉडी को स्ट्रेट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। पल्क स्ट्रेट है। द लास्ट वन इज तस्मानिया बाय बास स्ट्रेट। तस्मानिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको दिखा देते हैं स्क्रीन में। ये मेडागास्कर है अफ्रीका के साइड में, बीच में मोजाम्बिक चैनल है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पाल्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ओके। एंड द लास्ट वन इज तस्मानिया। ये तस्मानिया, ये ऊपर ऑस्ट्रेलिया, ये सर बीच में बास स्ट्रेट है, ओके, बास स्ट्रेट एज यू सी, ये ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे तस्मानिया, बीच में बास स्ट्रेट है, ओके। उसके बाद आता है सर आपका आर्कीपेलागोस। आर्कीपेलागोस क्या होते हैं? काफी सारे आइलैंड के ग्रुप को आर्कीपेलागो बोलते हैं, ठीक है। आर्कीपेलागो या फिर आइलैंड ग्रुप, ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ वेरिंग साइजेस एंड शेप्स, काफी अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के। एग्जांपल मले आर्कीपेलागो, जो मलेशिया जो पहले इकट्ठा होता था, मले आर्कीपेलागो, इसमें आपके इंडोनेशिया भी आता था, ब्रुनेई भी आता था, शायद आपको बताया भी था मैंने पहले। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, ईस्ट मलेशिया, ईस्ट तिमोर, पूरे को मले आर्कीपेलागो बोलते थे, ठीक है। मले केम फ्रॉम द वर्ड मलेशिया, ओके। मले आर्कीपेलागो इज द लार्जेस्ट group of island in the world, comprise more than 17,000 island of Indonesia, यानी इंडोनेशिया के इसमें 17,000 आइलैंड आते थे, एंड अप्रोक्स 7,000 आइलैंड ऑफ फिलीपींस। इसको ईस्ट इंडीज भी कहते थे, याद रखना। आपको दिखाते हैं सर आर्कीपेलागो कैसे होता है। ये देखो सर, छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप, ये आइलैंड बने ना छोटे छोटे, छोटे छोटे आइलैंड है, इनका ग्रुप है। इसको आर्कीपेलागो बोलते हैं, आइलैंड के ग्रुप को आर्कीपेलागो बोलते हैं, वेरी सिंपल। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक नेक्स्ट आते हैं फेस्टून्स, और जिसको आइलैंड आर्क बोलते हैं, ठीक है। आइलैंड फॉर्म एन आर्कीपेलागो इन द शेप ऑफ अ लूप। लूप, लूप यानी कि इस तरह से शेप होगी, इस तरह से, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं आइलैंड आर्क और फेस्टून्स किसको बोलते हैं। ये देखो सर, आइलैंड की इस तरह से लूप बना हुआ है, ये देख सकते हैं सर, ये छोटे छोटे आइलैंड का लूप ना हो, उसको फेस्टून्स बोलेंगे या फिर आइलैंड आर्क बोलेंगे। आइलैंड आर्क होती क्या है? आइलैंड फॉर्म एन आर्कीपेलागो इन द शेप ऑफ ए लूप। है तो ग्रुप ही, मतलब आर्कीपेलागो क्या होता है? आइलैंड का ग्रुप होता है तो ये ग्रुप ही, लेकिन शेप कौन सी है? लूप की शेप है, ठीक है। इस तरह से लूप में, माला में कह लो या लूप में कह लो, ठीक है। अराउंड द एज ऑफ अ मेनलैंड एंड इट मार्किंग द कंटिन्यूएशन ऑफ माउंटेन रेंजेस व्हिच कैन बी ट्रेस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट। सपोज करो एक कॉन्टिनेंट पे इस तरह से माउंटेन है, ठीक है। ये ऐसे जो आर्कीपेलागोस बने हुए हैं, इनकी भी शेप कुछ इस तरह की होगी, जो जो कॉन्टिनेंट के ऊपर माउंटेन है उससे रिजेंबल करेगी, ठीक है ना। बिकॉज बेसिकली ये क्या है? कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड के तीन पार्ट्स हो गए, इंडिविजुअल आइलैंड, आर्कीपेलागो जिसको आइलैंड आर्क्स बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज फेस्टून्स या आइलैंड ग्रुप, आइलैंड आर्क्स, ओके। उसके बाद आते हैं सर ओशियानिक आइलैंड। ओशियानिक आइलैंड कौन से होते हैं? इनका कोई कॉन्टिनेंट के साथ लेना देना नहीं होता,
ठीक है, अवे फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से दूर होते हैं पहली बात, दूसरा नो कनेक्शन विद द मेनलैंड, फ्लोरा फौना जाहिर सी बात है अनरिलेटेड होंगे, ठीक है, लोकेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ ओशन, ओशन के बीचों बीच होंगे, बिकॉज ऑफ द रिमोट लोकेशन इट इज पार्शियली पॉपुलेटेड, जाहिर सी बात है बीच में कॉन्टिनेंट में थोड़ी जाके रहोगे आप, आपको आसपास कोई दुकान नहीं है, कोई सामान नहीं ले सकते, ठीक है, गाड़ी लेके नहीं कहीं जा सकते, ठीक है ना, कहीं पे जाना हो, अपनी नानी के घर जाना हो, किसी के घर भी जाना हो, एक्स वाई जी, ठीक है ना, तो नहीं जा सकते, बिकॉज ऑफ द रिमोट लोकेशन इट इज पार्शियली पॉपुलेटेड एंड इट इज यूजफुल स्टॉप फॉर एरोप्लेन, ठीक है, हवाई जहाज वगैरह रुकने के लिए कि चलो भाई तेल वेल डलवा लिया है, कुछ मरम्मत कर ली तो आइलैंड के ऊपर रुक गए, ठीक है। वोल्केनिक आइलैंड, एग्जांपल वोल्केनिक आइलैंड, जिसका टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कोन्स ऑफ द वोल्केनो दैट राइजेस फ्रॉम द ओशियन बेड, सम आर एक्सटिंक्ट एंड सम आर एक्टिव। तो ये वोल्केनिक आइलैंड कौन से होते हैं, ये एक्सटिंक्ट होते हैं, यानी खत्म हो चुके होते हैं। एक्सटिंक्ट तीन तरह के होते हैं, वोल्केनो एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, ठीक है। एक्टिव जो होते हैं वो जिंदा है, और डोरमेंट जो है वो सोए होते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके हैं। तो वोल्केनिक आइलैंड जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है, वो क्या है, ओशियनिक आइलैंड, ओशियन के बीच में होंगे, जैसे कि लिखा हुआ है लोकेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ ओशियन, जिसका टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कोन ऑफ द वोल्केनो दैट राइजेस फ्रॉम द ओशियन बेड, ऊपर का टॉप मोस्ट कोन होता है ना, जिसको क्रेटर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सटिंक्ट और एक्टिव वोल्केनो, एग्जांपल वोल्केनिक पीक ऑफ द पैसिफिक ओशियन इन मोना लुआ, जो कि हवाई में। आपको दिखाते हैं सर वोल्केनिक आइलैंड, ये ओशियनिक आइलैंड सर, लोकेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ ओशियन। वोल्केनिक आइलैंड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ओशियनिक आइलैंड, ठीक है, क्योंकि ओशियन में है। ये देख सकते हो सर, इसका ऊपर का जो कोन है खुला पड़ा है, ठीक है, वोल्केनो निकल रहा है। तो ये दो तरह के वोल्केनिक आइलैंड होंगे, एक तो आपका एक्सटिंक्ट जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, वो आइलैंड बनेगा, और द लास्ट वन इज एक्टिव, जो एक्टिव होंगे, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आते हैं सर कोरल आइलैंड, जो कोरल रीफ द्वारा बनाए गए होते हैं उसको कोरल आइलैंड बोलते हैं, विच इज मच लोअर एज कम्पेयर टू वोल्केनिक आइलैंड। वोल्केनिक आइलैंड से थोड़े कम होती है हाइट उनकी, वोल्केनिक आइलैंड की ज्यादा होगी, कोरल की कम होगी, ठीक है। एंड इमर्ज जस्ट अबव द वाटर सरफेस, पानी की सतह से हल्का सा ऊपर, ओके, याद रखेंगे। बिल्ट अप बाय द कोरल एनिमल, जाहिर सी बात है कोरल एनिमल जैसे कि पॉलिप्स हो गए, कैल्सीरियस सेल हो गए, ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे ऑफ वेरियस स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के आपको दिखाएंगे कोरल की स्पीशीज के बारे में। ये आर्किपेलागोस है, ये फेस्टून्स है, यानी कि एक तरह से आइलैंड ग्रुप है जो कि किस शेप में है, लूप की शेप में है, याद रखेंगे, आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे कोरल रीफ। कोरल रीफ होती क्या है सर, एक्चुअली पहली चीज देखने वाली है, जिन जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, इन वर्ड्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना, ये ट्रॉपिकल सीज में होते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। ट्रॉपिक्स कितने से कितने के बीच में होते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू से लेके 23.5 साउथ, ठीक है। ट्रॉपिकल सीज में कोरल एनिमल्स होते हैं और मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि कोरल पॉलिप्स या कैल्सेरियस एल्गी। कैल्सेरियस एल्गी नाम से क्लियर है ना कि वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेगी, जाहिर सी बात है कैल्शियम कार्बोनेट जब सिक्रीट करेगी तो जो उसके शेल बनेंगे वो किसके बनेंगे, कैल्शियम के बनेंगे, बट ऑब्वियस। कोरल पॉलिप्स, कैल्सीरियस एल्गी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हिंदी में सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ठीक है। शेल फॉर्मिंग क्रिएचर्स, जो शेल बनाते हैं बेसिकली। लाइम सिक्रेटिंग प्लांट्स, लाइम में भी क्या होता है, CaCO3, ध्यान रखेंगे। दे लिव इन लार्ज कॉलोनीज, मतलब इकट्ठे भाई बहन ग्रुप बना के, चाचे मामे ताए के इकट्ठे ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है। टीनी क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं बेचारे, they secrete CaCO3, that is calcium carbonate secrete करते हैं within their teeny cell and they have peculiar type of marine landform। peculiar word का मतलब होता है अजीब सी, ठीक है। peculiar type of marine landform, numerous form, अलग अलग तरह की फॉर्म होती है, अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं उनकी रीफ की, अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं, ओके। दे ग्रो जस्ट बिलो द वाटर लेवल, ठीक है। जैसे सपोज करो ये पानी है और ये हल्के से यहाँ पे हल्के से निकले होते हैं, हल्के से बिल्कुल, पानी से ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। वोल्केनिक आइलैंड होता है ऊपर पानी से, ठीक है। पॉलिप्स जो कि मोस्ट अबंडेंट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ईच रिसाइड इन अ टिनी कप ऑफ कोरल एंड दे फॉर्म द कोरल रीफ्स, ठीक है। एंड व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं, देयर लाइमी स्केल्टर सीमेंटेड टू फॉर्म द कोरलाइन लाइमस्टोन, ठीक है। जब वो मर जाते हैं, जो उनका लाइमी स्केल्टन होता है वो सीमेंटेड हो जाता है एंड इट फॉर्म द कोरलाइन लाइमस्टोन, ठीक है। देयर आर आल्सो नॉन रीफ बिल्डिंग स्पीशीज,
एक तो होती है जो रीफ बनाती हैं, मतलब कि रीफ बोलो तो एक तरह की लैंडफॉर्म होती है, ठीक है। ये इस तरह की इनके शेल से एक लैंडफॉर्म बन जाती है, ठीक है। और वो कह रहा है कि कुछ होती हैं, कुछ कोरल एनिमल्स होते हैं जो रीफ नहीं बनाते हैं। देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच डज नॉट फॉर्म एनी रीफ, they are known as non-reef building species. For example, precious corals, which you can found in Pacific Ocean, and the next one is रेड कोरल, जो कि आपको मेडिटेरेनियन सी में मिलेगी। मेडिटेरेनियन सी जो आपके अफ्रीका से ऊपर की तरफ है, ओके। ये रे सर आपके कोरल पॉलिप्स, आपको दिखा देते हैं। ये देखो सर, ये बनाते हैं कोरल रीफ, ठीक है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है इसकी कंडीशन। सर आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि कोरल रीफ बनाने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए। पहला सर, वाटर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, 20 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। कोरल की डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बताया, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन, ये चीज ध्यान रखेंगे। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में होती है आपकी कोरल रीफ, ओके। नॉट फ्लरिश इन कोल्ड करंट, जहां पे कोल्ड करंट होगा वहां पे फ्लरिश नहीं करेगी, याद रखना। बिकॉज ऑफ द अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर, ठीक है। आपने घर अपवेलिंग का मतलब बता देता हूँ आपको सिंपल भाषा में। वैसे तो काफी बड़ा टॉपिक है आपको, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। घर में चाय का गिलास पीते हो, चाय होती है, चाय या गर्म दूध, है ना। गर्मा गर्म चाय होती है, गर्मा गर्म दूध होता है। तो हम उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? फूक मारते हैं। फूक मारते हैं तो होता क्या है, जब फूक मारते हैं तो वो दूध ठंडा हो जाता है, ऊपर ऊपर का ठंडा हो जाता है ना, ऐसा होता है ना। फिर पीते हो आप, ऐसे तो नहीं होता कि पूरा गिलास ठंडा हो जाता है एक ही फूक में, इतने तो नहीं हो शक्तिमान, या कोई है? ऐसे ही होता है। फूक मारते हो वो ठंडा हो जाता है, हल्का सा सिप लेते हो, फिर वो रखते हो, फिर थोड़ी देर बाद फूक मारते हो, फिर लेते हो, ठीक है। वो जो फूक मारते हो ना आप, वो नीचे से पानी, अरे भाई साहब आप तो शक्तिमान हो, गर्म पी जाते हो। तो फूक मारते हो ना, तो वो पानी जो ऊपर का दूध होता है, दूध या चाय जो भी पीते हो, तो वो ठंडी हो जाती है और वो ऊपर पी लेते हो, ठीक है। तो वो जो ठंडा होके जो दूध ऊपर आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अपवेलिंग, अपवेलिंग होना। सिमिलरली कोल्ड करंट क्या करता है? अपवेलिंग करता है, यानी ठंडा कर देता है ऊपर से पानी को। और जब ठंडा कर देगा तो आपको मैंने बताया कि ज्यादा ठंडे पानी में कोरल रीफ नहीं रह सकती, ठीक है। उस चीज को अपवेलिंग बोलते हैं। तो घर में जब मम्मी कहे कि बेटा दूध पी लो, कई बच्चों को दूध पीना पसंद नहीं होता है ना, तो बीच में डाल लेते हैं, बॉर्नविटा डाल लेते हैं, बूस्ट डाल देते हैं। तो कह सकते हो मम्मी को, मम्मी अपवेलिंग कर रही हूँ मैं अभी दूध की, तो फिर जब ठंडा हो जाएगा तो मैं पी लूंगी, ठीक है ना। मम्मी भी कहेगी अपवेलिंग क्या होता है बेटा, ठीक है। तो मम्मी को समझाना, मम्मी इसे फूक मारते हैं ना, तो ऊपर आता है ना, उसको जब वो ठंडा हो जाता है, जो मैं एक सिप लूंगी, तो उसको अपवेलिंग बोलते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि इस तरह की टर्म्स आपको याद रहें, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, ओके। तो नोट, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट फ्लरिश इन द कोल्ड करंट बिकॉज ऑफ द अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ। डेप्थ समझ, डेप्थ फूक मारी, डेप्थ से ऊपर आया पानी, दूध ठंडा हो गया, पी लिया। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ दैट कूल द वार्म सरफेस वाटर, ठीक है ना। दैट्स व्हाई कोरल रीफ जनरली एब्सेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको कोल्ड करंट कहाँ पे मिलेंगे? वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पैसिफिक और इंडियन ओशियन में बहुत सारी कोरल रीफ है। आपसे पूछ लेगा अटलांटिक ओशियन में नहीं है सर। मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगी? पैसिफिक और इंडियन ओशियन में, याद रखना। डेप्थ ऑफ वाटर नॉट एक्सीड 30 फैथम्स और 180 फीट। 180 फीट से नीचे गहराई में नहीं मिलेंगी आपको कोरल रीफ, याद रखना। बिकॉज बियॉन्ड दिस डेप्थ सनलाइट टू फेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सनलाइट जा नहीं सकेगी, फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकेगी। तो जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, एल्गी यानी दलदल जो बोलते हैं, ठीक है, काई है बेसिकली, ठीक है, उसको सनलाइट मिलेगी नहीं तो उसकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्योंकि जो आपकी कोरल रीफ है वो किस पे डिपेंड होती है? इस माइक्रोस्कोपिक एल्गी पे, ठीक है, इस दलदल पे, ऑन विच कोरल पॉलिप डिपेंड। शैलो वाटर लेस देन 100 फीट इज एसेंशियल, ठीक है। 100 फीट से कम ही होना चाहिए पानी। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, एज पॉलिप्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग आउट ऑफ वाटर। वही मछली जल की रानी है वाला कंसेप्ट, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो जो भी बच्चा ये पोएम सुनाए तो उसको बोलना, बेटे मछली के साथ साथ कोरल भी जल की रानी है, ठीक है, तो जीवन उसका भी पानी है। तो प्लीज मेक श्योर देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ वाटर एज पॉलिप्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग आउट ऑफ वाटर, ठीक है, उनको समझा देना। वेरी गुड सर, मीसोफोटिक जोन, वेरी गुड सर,
बिल्कुल सही बोला शिवम ने, उसको मीसोफोटिक जोन बोलते हैं, ठीक है। वाटर शुड बी साल्टिश एंड फ्री फ्रॉम सेडिमेंट, मतलब उसमें ज्यादा कंकड़ पत्थर, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा पॉल्यूशन की वजह से कोरल रीफ को दिक्कत आ रही है, अभी सुना होगा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो ये इट्स योर होमवर्क, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, क्या होती है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन आपने वर्ड सुना होगा, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जब पानी में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ओके, और इससे क्या कहते हैं, आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी मैराइन एनिमल्स होते हैं, उनको दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, इनके बारे में पढ़ना, इट्स योर होमवर्क, यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ना। ओके, एनीवेज, there should be plenty of water as polyps cannot survive for too long out of water, and water should be saltish and free from sediments. Therefore corals survive best in the moving ocean water, पानी बहता हुआ होना चाहिए, ठीक है। coral best develop on the seaward side of the reef, ठीक है, seaward side of the reef where constantly moving waves, tides and current maintain abundant supply of clear oxygenated water. वाटर क्या करता है, बेसिकली फूड सप्लाई करता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सप्लाई करता है किसको, कोरल्स को, याद रखना। उसके बाद कोरल रीफ के टाइप होते हैं, 3 तरह की होती हैं सर, एक बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और लास्ट होते हैं अटोल, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है सर, ये जो लैंड के बिल्कुल साथ ही होती है उसको फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं, जस्ट अबव द सी लेवल। सिंपल सा कोरलाइन प्लेटफॉर्म होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है सर, मतलब इस तरह से एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया उन्होंने, उनके जो शेल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। कोरलाइन प्लेटफॉर्म लाइन क्लोज टू द शोर, बिल्कुल शोर के पास होता है, एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द मेनलैंड एंड समटाइम्स सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय अ शैलो लगून। कई बार इनके बीच में लगून होता है, मतलब छोटा सा पानी का एक वाटर बॉडी होती है, ठीक है। आउटर एज ग्रोज रैपिडली बिकॉज ऑफ द स्प्लैशिंग वेव्स कंटिन्यूअसली रिन्यू द सप्लाई ऑफ फ्रेश फूड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शोर के पास रहेंगे तो पानी चलता रहेगा और कंटिन्यूअसली सप्लाई होती रहेगी खाने की, फ्रेश फूड की। लाइंग जस्ट अबव द लेवल ऑफ लो वाटर एंड स्लोपिंग स्टीपली डाउनवर्ड्स ऑन द सीवर्ड साइड टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 100 फीट, जैसे मैंने आपको बताया था 100 फीट गहराई मैक्सिमम होती है इसकी। उसके बाद पिक्चर दिखा देते हैं सर, ये आपकी है फ्रिंजिंग रीफ, ये सीवर्ड साइड में होते हैं, सी की तरफ, ठीक है। ये देख सकते हो हल्की सी, सी से हल्की सी ऊपर है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब इवन की बाहर भी नहीं है। दूसरे आता है सर आपका बैरियर रीफ। बैरियर रीफ में क्या होता है, ये रीफ थोड़ी सी कॉन्टिनेंट से दूर बनती है, इसके बीच में क्या होता है, लगून आता है, एक वाटर बॉडी आती है। आपको दिखाते हैं सर इसकी डेफिनेशन, बैरियर रीफ सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट बाय अ मच वाइडर एंड डीपर चैनल और लगून, चैनल और लगून बोले तो वाटर बॉडी, ठीक है। पार्शियली सबमर्ज, ठीक है, थोड़ा सा सबमर्ज होता है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है। वेयर इट लाइज अबव द वाटर लेवल एंड सैंड कैन एक्यूमुलेट, लिटिल वेजिटेशन इज पॉसिबल। वो कहता है जहां पे वो पानी से हल्का सा ऊपर होता है ना, तो वहां पे मिट्टी एक्यूमुलेट हो जाती है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कुछ वेजिटेशन हो सके, ठीक है। बैरियर रीफ में नैरो गैप्स होते हैं टू लो द वाटर फ्रॉम the enclosed lagoon to return to the open ocean. Such gaps are very useful for shipping and provide only entrance for ships to enter or leave lagoon. Example, Great Barrier Reef जो कि ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वीन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये है सर आपकी बैरियर रीफ, ये सर रीफ है और ये आसपास लगून बना हुआ है, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। और एटोल क्या होता है, चारों तरफ बैरियर रीफ है, बीच में लगून है, ठीक है। और फ्रिंजिंग रीफ तो होती कॉन्टिनेंट के साथ ही है बिल्कुल, ठीक है, आसपास पानी है। ये देख सकते हो अटोल की डेफिनेशन, सिमिलर टू द बैरियर रीफ एक्सेप्ट अटोल्स आर सर्कुलर इन शेप, जैसा मैंने आपको बताया इस तरह से सर्कुलर इन शेप, और बीच में क्या होता है, लगून होता है, लगून इनक्लोजिंग अ शैलो लगून विदाउट एनी लैंड इन द सेंटर, बिना कोई लैंड के सेंटर के। इनसर्कलिंग रिंग यूजुअली ब्रोकन इन फ्यू प्लेसेस टू लो फ्री फ्लो ऑफ वाटर, तो कुछ कुछ जगह से वो होती है, क्या कहते हैं, ब्रोकन होती है, ठीक है, ताकि फ्री फ्लो ऑफ वाटर हो सके, ठीक है। ऑन इनसाइड ऑफ रीफ सैंड और लाइमस्टोन डेब्रिस कलेक्ट एंड पाम ट्रीज लाइक कोकोनट में ग्रो। वो कहता है रीफ के अंदर, ये जो रीफ बनी हुई है, चारों तरफ रीफ बनी हुई है, सैंड और लाइमस्टोन कई बार इकट्ठा हो जाता है, तो उस पे पाम ट्रीज जैसे कि कोकोनट ट्रीज में ग्रो, जो कि अच्छी तरह थ्राइव करते हैं ब्रैकिश वाटर में, ब्रैकिश माने खारा पानी, ठीक है, ब्रैकिश वाटर और सलाइन वाटर। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज कि
व्हाट वुड बी द प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ? कोरल रीफ आई कहां से? इसके ऊपर दो थ्योरी है सर। पहली है सर सब्सिडेंस थ्योरी, जो कि इसकी है सर चार्ल्स डार्विन की। आपसे पूछ लेगा सब्सिडेंस थ्योरी किसने दी थी? द आंसर इज चार्ल्स डार्विन। ठीक है, प्री का क्वेश्चन बन सकता है। सब्सिडेंस थ्योरी में कहता क्या है? सब्सिडेंस थ्योरी में वो ये कहता है कि सर जो आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वो सब्सिडाइज हो गए थे, मतलब नीचे चले गए थे, ठीक है। और जैसे ही नीचे गए तो कोरल रीफ को लगा कि भाई अब, क्योंकि कोरल रीफ तो बेटर कहाँ होती है? हल्की सी ऊपर होती है ना, ज्यादा गहराई में नहीं होती। जब कॉन्टिनेंट सब्सिडाइज सबमर्ज हो गए ओशियन के अंदर, तो ऊपर ऊपर कोरल ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और किसकी तरफ जाती रही? सीवर्ड की तरफ, सी की तरफ जाती रही, ठीक है। तो जिस वजह से क्या कहते हैं, मतलब ये थ्योरी का बेसिकली ये कहना है कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो एक टाइम पे सबमर्ज कर गए थे, ठीक है, पानी के अंदर सबमर्ज कर गए थे। और पानी में सबमर्ज होने के कारण कोरल्स को कहाँ आना था? कोरल्स को ऊपर आना था, तो वो जल्दी से प्लेटफॉर्म बना के वो जल्दी जल्दी ऊपर आ गई। तो इस वजह से कोरल रीफ की जनरेशन हुई, ठीक है, फॉर्मेशन हुई, सॉरी, ठीक है। डार्विन अज्यूम दैट ऑल कोरल रीफ बिगन एज फ्रिंजिंग रीफ। वो कहते हैं पहले तो सारी फ्रिंजिंग रीफ बनी अराउंड एन आइलैंड or the topmost portion of the extinct volcano that stood above the ocean bed. Due to down warping of earth crust, जैसे ही अर्थ क्रस्ट नीचे झुकी, island gradually subsided. The corals continued to grow upward to keep pace with the subsidence. उसको जल्दी ऊपर आना था क्योंकि नीचे survive नहीं कर सकती. The growth is more vigorous at the outward edge than landward edge because of the favorable living condition of coral. क्योंकि लिविंग कंडीशन फेवरेबल कहाँ थी? ज्यादा गहराई में नहीं थी, थोड़ी सी शैलो वाटर में थी, मैंने आपको बताया। इनसर्कलिंग वाइडन्ड एंड फॉर्म्ड द बैरियर रीफ विद द लैगून बिटवीन आइलैंड एंड रीफ, ठीक है। बैरियर रीफ आपको बताया ही था मैंने। जैसे सपोज करो ये कॉन्टिनेंट है, बीच में लगून है और इधर आपकी क्या है? रीफ है, which formed barrier reef with a lagoon between island and reef. Eventually, when land completely submerged, only outer rims of the reefs were seen, which formed the atoll. वो कहता है कि भैया जी पहले बना था आपकी बैरियर रीफ, उसके बाद बनी एटोल। चार्ल्स डार्विन कहता है। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं भैया? चार्ल्स डार्विन ये कहते हैं सर पहले लैंड थी, ठीक है, और एक आइलैंड था, ठीक है, वो सबमर्ज हो गए, ठीक है, ड्यू टू डाउन वार्पिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी कि डाउन वार्पिंग मतलब इस तरह से प्लेट झुक जाती है, उसको डाउन वार्पिंग कहते हैं। तो जैसे ही डाउन वार्पिंग होगी ना, प्लेट की डाउन वार्पिंग होगी, ठीक है, तो कोरल्स को जल्दी जल्दी ऊपर आना था क्योंकि उसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है? शैलो वाटर में, यानी डीप वाटर में नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर आने लगी तो वो क्या बनी? पहले तो बैरियर रीफ बनी, ठीक है, पहले बैरियर रीफ बनी। ये बैरियर रीफ कैसे बनेगी? ये कॉन्टिनेंट है और ये रीफ है और बीच में क्या है? लगून है, ठीक है। वो धीरे धीरे कहती है कि धीरे धीरे और जगह से भी वो उठने लगी और इसको सर्कल कर लिया, किसको? लगून को सर्कल कर लिया। तो ये क्या बन गया? एटोल। जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया था मैंने, एटोल क्या होता है? ये चारों तरफ क्या है? रीफ है और बीच में लगून है। बैरियर रीफ क्या है सर? ये क्या कहते हैं? बीच में कोरल रीफ है और आसपास क्या है? लगून है। और इधर फ्रिंजिंग रीफ कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सीवर्ड एक्सटेंशन में, समुद्र के पास, ठीक है, उसको फ्रिंजिंग रीफ बोलेंगे। ये होगी सब्सिडेंस थ्योरी। और लास्ट है सर हमारी ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी में वो क्या कहता है, जो कि आर ए डेलिस ने दी थी 1910 में। वो कहता है जब वो मोना किया गया हवाई में, ठीक है, उसने क्या नोटिस किया? रिलेशनशिप है भैया ग्लेशियर्स में और कोरल रीफ में, ठीक है। उसका ये मानना था कि हाइट ऑफ आइस एजेस, जब बहुत ज्यादा आइस एज थी, जब बहुत ज्यादा बर्फे बर्फे जमा होती थी, उस टाइम पे वाटर बहुत ठंडा था फॉर एनी कोरल ग्रोथ टू टेक प्लेस, ठीक है, क्योंकि कोरल नॉर्मल पानी में, ट्रॉपिकल वाटर में ही सस्टेन कर पाती है। ना उसको बहुत ज्यादा गर्म चाहिए पानी, ना ही उसको बहुत ज्यादा ठंडा चाहिए। विद द एब्सेंस ऑफ कोरल बैरियर, मैराइन इरोजन वाज एबल टू अटैक एंड लोअर द आइलैंड। वो कहता है कोरल बैरियर होने की वजह से मैराइन इरोजन होती गई और वाज एबल टू अटैक एंड लोअर द आइलैंड, जिससे आइलैंड की हाइट जो है वो कम होती गई, ठीक है। वार्मर क्लाइमेट कम्स, और जैसे ही गर्म मौसम आया, ठीक है, तो वाटर इन आइस शीट्स गॉट मेल्टेड एंड राइज इन सी लेवल, ठीक है, which submerged these lower island, and on these wave plant platforms coral began to grow upward, ठीक है, and at the rate of a foot in a decade to keep पेस विद द राइजिंग वाटर लेवल। वही यार सब्सिडेंस वाला ही कंसेप्ट है। ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब ये कह रहे हैं कि भैया जब ग्लेशियर वाली एज थी ना, ठंडी के टाइम पे, तो पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता था।
पानी जब बहुत ज्यादा ठंडा होता था तो उस टाइम तो कोरल की औकात नहीं थी ठंडे पानी में आने की, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठीक है, सर्दी लग जाती है। तो कोरल रीफ ठंडे पानी में नहीं आ पाई, उसको क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए। वो गर्म पानी कब मिला, जब क्या आई सर, जब वार्मर क्लाइमेट आया। जब वार्मर क्लाइमेट आया तो हुआ क्या, पानी गर्म हो गया, हीटर लग गया, पानी गर्म हो गया, तो जितनी भी आइस शीट थी उस मेल्ट होगी, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, सी लेवल राइज होने लग गया। और जो आपके आइलैंड थे ना, आइलैंड जो डूबे हुए थे, ठीक है, उसके ऊपर क्या बनाना शुरू कर दिया पहाड़, किसने, कोरल रीफ ने, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, सब दीज लोअर आइलैंड and on these wave plant platform coral begin to grow upwards at the rate of a foot in a decade। मतलब एक डेकेड में 1 फुट, यानी डेकेड माने 10 साल, 10 सालों में 1 फुट उसने राइज अप किया टू कीप पेस विद द राइजिंग वाटर लेवल। ये है आर्य दिल्ली की थ्योरी। ये इतना ही है दिल्ली की थ्योरी, और दूसरी है, पहली है सब्सिडेंस थ्योरी, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आइलैंड सबसे पहले हमने पढ़े, आइलैंड आइलैंड दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कॉन्टिनेंटल, दूसरे होते हैं ओशियनिक, ठीक है। कॉन्टिनेंटल होते हैं जैसे कि जो कॉन्टिनेंट से मिलते जुलते हैं, जिनके ऊपर फ्लोरा फोना सेम रहेगी, सिमिलर स्ट्रक्चर है। एक तो होते हैं इंडिविजुअल आइलैंड, दूसरे होते हैं आर्कीपेलागो जिसको आइलैंड ग्रुप्स बोलते हैं, और तीसरे होते हैं फेस्टून्स और आइलैंड आर्क्स, ठीक है। होते ग्रुप्स ही हैं, लेकिन शेप कौन सी होती है, लूप की शेप में। उसके बाद हमने पढ़े ओशियनिक आइलैंड, इनका कोई कॉन्टिनेंट से लेना देना नहीं होता, ना ही फ्लोरा फोना सेम होता है, भाई बिल्कुल अलग, ठीक है। ओशियनिक आइलैंड दो तरह के होते हैं, वोल्केनिक आइलैंड और कोरल आइलैंड, ठीक है। उसके बाद हमने कोरल्स के बारे में पढ़ा कि कोरल आइलैंड होते क्या है, बेसिकली ये मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कोरल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कोरल पॉलिप, कैल्शियरियस एल्गी, शेल फॉर्मिंग क्रिएचर्स, लाइम सेक्रेटिंग प्लांट्स, ठीक है, जो काफी लार्ज कॉलोनी मतलब झुंड बना के रहते हैं, ठीक है। जनरली आपको कहां मिलेंगे, ट्रॉपिकल वाटर में, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठंडी जगह पे नहीं मिलेंगे। टीनी क्रिएचर छोटे से होते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, CaCO3। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा केमिकल सिक्रीट करते हैं कोरल एनिमल्स, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अलग अलग तरह की कलर होते हैं, शेप होते हैं, फॉर्म होती है। दे ग्रो जस्ट बिलो द वाटर लेवल, हल्के से, मतलब ये नहीं कि ज्यादा पानी के बाहर निकले, पानी के बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि कोरल पॉलिप्स आर आल्सो, दे आर आल्सो मछली के भाई हैं वो, ठीक है। जैसे मछली जल की रानी है तो कोरल भी जल का राजा है, याद रखना। तो दे ग्रो जस्ट बिलो द वाटर लेवल, पॉलिप्स आर मोस्ट अबंडेंट इंपॉर्टेंट। when they die their limey skeletons cemented to form coralline limestone, ठीक है। There are also known reef building species जैसे कि प्रीशियस कोरल जो कि पैसिफिक ओशन में मिलेगी, रेड कोरल जो मेडिटेरेनियन सी में मिलेगी। कोरल पॉलिप्स का डायग्राम देख सकते हो आप। कंडीशन आपको बताई थी, पानी का तापमान भैया 20 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो अपना डेप्थ होनी चाहिए 180 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक एल्गी के लिए सनलाइट जरूरी है, ठीक है, तभी कहते हैं शैलो वाटर में मिलेगी आपको कोरल रीफ, ठीक है। शैलो वाटर लेस देन 100 फीट इज एसेंशियल। साल्टिश होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सेडिमेंट, मतलब उसमें ज्यादा गंद नहीं होना चाहिए, कोई मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए। क्लियर ऑक्सीजनेटेड वाटर होना चाहिए, ठीक है। 3 तरह की होती है रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, ये रही सर फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, बैरियर रीफ के बीच में होता है सर लैगून, और अटोल, सर अटोल क्या होता है सर, साइडों में आपकी रीफ और बीच में लैगून, ठीक है। दो थ्योरी बताई है इसके ऊपर, एक तो है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, और दूसरी है सर सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ द चार्ल्स डार्विन। सो दैट्स एंड अप फॉर द नॉट टुडेज क्लास, इट्स चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 खत्म होगा, इसके बाद हमारा शुरू होता है चैप्टर नंबर 12, दी ओशियंस, समुद्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो? इसमें कोई डाउट हो? सो तो नहीं गए? कहीं ऐसे तो नहीं कि सर समझ ही नहीं आया, डाउट कहाँ से हो, ऐसे तो नहीं है? चलो एक छोटा सा किस्सा शेयर कर लेते हैं, बच्चों की नींद खुल जाएगी, ओशियंस के बारे में। नहीं है डाउट, ओके 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 ओके।
नहीं नहीं, हर बार मैम की बेइज्जती नहीं करनी होती, और भी हैं हमारे पास लोग। हम हमने ना एक ना फैक्ट्री में ना मैनेजर रखा हुआ है एक ना, तो मतलब मेरे से उम्र में बड़ा है, उसकी उम्र होगी आई थिंक 40 साल के लगभग है, 35-40 के लगभग होगा, 38-40 में भी। ठीक है, तो उसको ना मैं रोज कहता हूँ, मैं क्या कि भाई तू, मैं क्या भैया आप ना रोज ना मतलब तैयार व्यार होके आया करो, क्योंकि ना उसको मैं भेजता हूँ जैसे किसी से पेमेंट लेनी होती है या ऑर्डर लेना होता है। सपोज किसी का मेरे पास कॉल आया कि मेरे को सैंपल्स दिखा दो बैग के, तो मैं उसको भेजता हूँ कि जा भाई, जाके एक बार चेक कर, सैंपल दिखा के आया या पेमेंट लेके आया। ठीक है, तो उसको मैं रोज बोलता हूँ कि भाई तू ना अच्छा सा, भैया अच्छे से बन के आया करो थोड़ा ना भाई, क्योंकि ना चाहे आप मानो चाहे ना मानो, अगर आप वेल ड्रेस्ड हो ना, आपको आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े नहीं भी पहने एटलीस्ट आप नहाए धोए जरूर होने चाहिए। ठीक है, ना वो नहा के आता है, ठीक है, गंदी सी टोपी पहन के रखेगा और गंदे से कपड़े, मतलब मैले कुचैले से। और ऐसा नहीं कि भाई घर से कोई ऐसा है, मतलब अच्छे घर से है। ठीक है, उसको ना मैं जब भी भेजू ना, तो मतलब वेरी रेयर चांस कि वो, उसको कोई पेमेंट ना दे। ठीक है, दूसरा उसको कभी बैठे तो ऑर्डर ना दे। ठीक है, तो अभी एक हमारी पार्टी है जिसके पास ना वो बैग लेने जाता है, तो वो उसको हमेशा बोलता है, मतलब उल्टा सीधा कि जा जा मैं नहीं देता अभी पैसे, ऐसे करके मतलब। ठीक है, रूडली बड़ा बिहेव करता है, तो मेरे पास जब भी आता तो मैं पूछता, मैं कि भैया वहां से पैसे मिले, बड़ा रूडली आंसर कहता है, भैया मेरे से बड़ा रूडली बोलते हैं, ये है वो है। ठीक है, मैं कहा, यार ये तो कमाल की बात है, तो 3-4 बार उसको भेजा तो बात नहीं बनी। तो कल मैं गया, सीरियसली बता रहा हूँ, आई स्वेयर, मैं गया, मैं नॉर्मल यही शर्ट पैंट पहनी हुई थी। ठीक है, ऊपर स्वेटर पहना हुआ था, चश्मा लगा के, रिबन वाला अपना। ठीक है, रिबन का चश्मा लगा के, शूज पहन के अपना गाड़ी से उतरा और मैं गया। तो मैंने कहा हेलो सर, आई एम द ओनर ऑफ श्री कृष्ण एंटरप्राइजेस, और ऐसे ऐसे मेरी पेमेंट थी। कहते ओके ओके, कहे सर प्लीज सिट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफी और टी? मैं कहा नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा अभी जिम का टाइम होने वाला है, तो आई हैव टू गो, मेरे पास टाइम नहीं है प्लीज। हमारी पेमेंट रह रही थी सर 14,000। कहते कि ना, लेट मी चेक। उन्होंने देखा कि गले में पैसे नहीं पड़े थे, 14,000 नहीं थे, 5-6 हजार पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम आपको चेक काट देते हैं। तो मैं कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आप चेक काट दीजिए। चेक काट दिया। तो उसके बाद कहते सर हमारा ना एक और ऑर्डर भी है, तो वो आप लिख लो, ये वाले बैग्स बनने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि इन केस आपको कोई भी, और कहते कि ना सर अपना नंबर दीजिए, हम आपको कॉल की करेंगे, आपके मैनेजर को नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने अपना कार्ड दिया, मैंने कहा कि ये मेरा कार्ड है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि क्या होता है ना, ये दुनिया ना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये दुनिया ना थोड़ी, आप मानो चाहे ना मानो, ठीक है, दिखावे की है थोड़ी सी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आप जितना थोड़ा बन ठन के जाओगे ना, थोड़ा सही रहोगे। ठीक है, देखो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, बनने ठनने में कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, इसमें कोई मेरे हिसाब से गलत बात, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, अच्छी बात है। अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, एटलीस्ट नहाना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ यूपीएससी के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के, इतने बगलों में जाले लगे हुए हैं, नहाते नहीं, 3-3 महीने नहीं नहा रहे। ठीक है, बैठे हैं भैया, कोई पूछे भैया पढ़ रहे हैं, बस भैया उठ ही नहीं रहे, मतलब ऐसी जबरदस्ती भैया को खींच के बाथरूम तक लेके जाना पड़ रहा है। ऐसे काम ना करो मेरे भाई, इतनी भी ना पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई करो, साफ सुथरे बनो यार, यू हैव टू लुक लाइक एन आईएएस ऑफिसर। ओके, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर लगो तो इसी शक्ल से, ये ना कि बगल में अरे भिखमंगा कहीं के चपरासी के फार्म भर रखे हैं, ऐसे नहीं से चपरासी ना रखे कोई, पड़ोसी भी देख के डर रहे हो तुम्हारे। ठीक है ना, इतनी बड़ी बड़ी जुएं पड़ी हुई हैं तुम्हारे, कानों में से बाल निकल रहे हैं, ऐसे मत करो यार प्लीज। ठीक है, पढ़ाई करो, यू हैव टू लुक लाइक एन आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। ठीक है, एक लगना चाहिए लॉजिकल। तो कहने का मतलब ये है कि अ, अच्छे बनो, साफ सुथरे बनो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही हाई फाई कपड़े पहनो। ठीक है, बट एटलीस्ट नहाओ धो, ठीक है, साफ सुथरे रहो, ताकि आप किसी के पास जाओ तो
एटलीस्ट यू मस्ट बी प्रेजेंटेबल एटलीस्ट। तो जैसे ही कल मैं गया उसके पास, तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो आज ना मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग समझते हो, जैसे बैग्स दिखाना अलग अलग शॉप्स पे, ठीक है, ऑर्डर लेने के लिए। तो मैं कहा चलो करते हैं। मेरे को ना थोड़ी हेजिटेशन होती थी, पता नहीं क्यों मेरे को मार्केटिंग करने में बड़ी हेजिटेशन होती थी। तो मैंने कहा चलो करके देख करते हैं आज ना। पहले मैं करता था जब मेरा नया नया काम शुरू हुआ था, तो बीच में मैं काफी टाइम गया नहीं, तो मेरे को हेजिटेशन सी हो रही थी। मैंने कहा चलो चलते हैं। एक बुटीक पे गया, वहां से ऑर्डर लिया, दूसरे पे गया, वहां से ऑर्डर लिया। तो और बात भी मैंने ऐसे मतलब इंग्लिश में की। जनरली क्या होता है ना कि ऐसे ही लड़के आ जाते हैं, मतलब अरे यो बैग दिखाइयो, यो बैग ये उतने का है, ये उतने का है। तो जैसे बुटीक्स होते हैं, जैसे बुटीक्स पे मैक्सिमम आपको लेडीज मिलेंगी, ठीक है, जिन जो बुटीक्स रन करती हैं। तो जाके अपना, क्योंकि आप अगर इतना सब कुछ पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपका लगना चाहिए, वो चीज दिखनी भी चाहिए आपके बिहेवियर में, मेरा ऐसा मानना है। तो ये था सर्कल का किस्सा। तो इससे कहानी में ये शिक्षा मिलती है कि आप भी कहीं पे भी जाएं, चाहे इवन की रिलेटिव्स में, ये नहीं कि भी उनको रिलेटिव्स को लगे कि भी लड़का इतना पढ़ रहा है कि बेचारे के पास नहाने का भी टाइम नहीं है। थोड़ा ठीक रहो यार, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बन ठन के रहो। ओ पाजी 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 पाजी, क्या बात है पाजी, क्या बात है पाजी। थैंक यू सर, थैंक यू। कार्तिक आर्यन, ये तो नया नाम मिला है, कार्तिक आर्यन। वैसे जनरली पीपल सेड दैट सर यू लुक लाइक अ शाहिद कपूर। This one is new actually. Anyways, see, I'm mimic like a Shahid Kapoor. हाँ, तो आई एम वैसे very some people know that I'll also mimic like a ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की आवाज निकाल के दिखाएं आपको। चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं, ओशियंस। नहीं, करके दिखाएं। कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन, कोई मिल गया वाला, कोई मिल गया वाला। बीएन शर्मा जी कहते हैं कि लोग तो कुछ कहते रहे हैं, परवाह नहीं करी थी। लास्ट में सुनाऊंगा, लास्ट में सुनाऊंगा, बच्चे रिकॉर्ड कर लेंगे फोन में। मैं ऐसे कैमरा खोल के बैठे हुए, सर अभी बोलो। शाहिद कपूर की तो ऐसी होती है, तुमने बताया नहीं, तुम रोज ऐसे बकवास करते हो, आज कोई स्पेशल डे है। ये शाहिद कपूर। चलो ऋतिक रोशन के भी बाद में निकलेंगे। चलो सुनाता हूँ यार, ऋतिक रोशन कैसे करता है उसमें कोई मिल गया वाली। ये मेरे पापा ने सिखाया, ये होएगा माँ होएगा, आइला, ऐसे। ये स्कूल में कॉलेज में थे हम लोग तब, ऐसे वॉइस निकालते थे। अमिताभ बच्चन, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, हाय नाम है शहंशाह। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अरे ओ किरण, शाहरुख खान। लेट्स कम टू द टॉपिक। राजेश खन्ना की भी आती है। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, ये जो तुम्हारे आंसू है ना, ये लाइम वाटर के सिवा कुछ नहीं है रे। नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, बहुत होगी। चैप्टर 12 ओशियंस। आओ पुष्पा के बच्चों, आ जाओ। चैप्टर नंबर 12 द ओशियन खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, छोटा सा, छोटा सा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तुम रोज ऐसे बकवास करते हो, आज कोई स्पेशल डे है, ठीक है। तो शाहिद कपूर की आवाज में अगर मैं तुम्हें बकवास करूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, ओशियंस। ओके। ओके पारुल जी, आपकी मम्मी का नाम पुष्पा है, अरे वाह क्या बात है भाई, सब कुछ है अपने अंदर। यू मस्ट बी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डाइवर्स, है ना।
सब कुछ करना है, ये नहीं बोरिंग नहीं रहना अपने को, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आप भी ऐसे रहो। ओशन के बारे में बात हो रही है सर, मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस आपको पता है ओशन है। बाकी का आपको पता है लैंड है। इवन की हमारी बॉडी में भी अगर आप देखें तो यही है, हमारी बॉडी में 70% पानी है और बाकी मिट्टी है सर, ठीक है। सोर्स ओशन क्या है सर? सोर्स ऑफ फूड, फिश, मैमल, रेप्टाइल, साल्ट एंड अदर मैरीन फूड स्टफ। टाइड्स जो उनमें से निकलती है सर, इट हार्नेस टू प्रोवाइड द पावर, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओशियनोग्राफी क्या होती है? बेसिकली इट्स अ साइंस ऑफ ओशन, ओके। रडार, साउंडिंग और इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस यूज होते हैं टू फाइंड द प्रिसाइज डेप्थ। सर आपको गहराई नापनी है ना, समुद्र की गहराई नापनी है, तो यू मस्ट हैव रडार, साउंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस, ओके। ओशियन डिपॉजिट जैसे कि ऊजेस, मड्स और क्लेज होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलीफ ऑफ द ओशन। रिलीफ बेसिकली मींस लैंड फॉर्म ऑफ एन ओशन, ओके। इट इज सिमिलर टू द लैंड सरफेस, जैसे लैंड के ऊपर आपकी रिजेस होते हैं, हाइट्स की छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, प्लेट्यूज होते हैं, कैनियंस होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ट्रेंचेस होती हैं, ठीक है। सिमिलरली ओशन पे भी सेम लैंड सरफेस होता है जैसा आपका लैंड पर है, ठीक है। सबसे पहला फीचर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। कॉन्टिनेंट जैसे ही खत्म होता है और जैसी सीवर्ड एक्सटेंशन होती है, तो सबसे पहले जो छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये देखो सर, पानी के बिल्कुल हल्का सा आगे ये जो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। इट्स अ सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। जैसे ये कॉन्टिनेंट खत्म हुआ, इसकी सीवर्ड एक्सटेंशन हुई। इट्स अ सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज। ये जो है आपकी है सर कॉन्टिनेंटल एज, यानी कॉन्टिनेंटल एज तक होती है आपकी एक्सटेंशन, ठीक है। शैलो प्लेटफॉर्म होता है, छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है। विड्स वेरी ग्रेटली, ठीक है, अलग अलग समुद्र में अलग अलग डेप्थ होती है, ठीक है। सॉरी, विड्थ होती है बेसिकली। लाइक वेयर कोस्ट आर एक्सट्रीमली माउंटेनियस, जहां वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ एब्सेंट होती है, ठीक है, याद रखेंगे। इट इज फाउंड बाय द थ्री रीजन। तीन रीजन होते हैं इसके बनने के। पहला रीजन है सर कि कॉन्टिनेंट सबमर्ज हो गए थे आइस एजेस के दौरान। बिकॉज ऑफ द राइज इन सी लेवल कॉन्टिनेंट सबमर्ज हो गए। आइस एज के टाइम पे टेम्परेट लैटिट्यूड में आइस मेल्ट हुई, तो राइज इन सी लेवल राइज अप हो गया, ठीक है। दूसरा है वेव इरोजन, ठीक है। लैंड इज बीइंग इरोडेड बाय द सी, जैसा कि आप देख सकते हो फिगर नंबर 2 में। ये था सर ओरिजिनल प्रोफाइल, और जब इरोजन हुई, यहां से कट गया, तो ये सारा कट गया और ये क्या बन गया? कॉन्टिनेंट ही क्या बन गया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया बेसिकली, ठीक है। तीसरा है डिपोजिशन ऑफ लैंड डिराइव्ड मटेरियल। डिपोजिशन होते कि जैसे रिवर्स बोर्न मटेरियल यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, कंकड़ पत्थर वगैरह ये सब इकट्ठे हो गए, डिपोजिशन होगी, ठीक है। तो तीन रीजन है, कॉन्टिनेंटल सबमर्ज, वेव इरोजन और तीसरा डिपोजिशन। उसके बाद है सर नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर? एक तो फूड प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। सनलाइट इजीली जा सकती है, पेनिट्रेट हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को मिल जाएगी, ठीक है। कोरल इस पे थ्राइव होंगी, फिशेज इस पे थ्राइव होंगी, ठीक है, सिंपल सा है। दूसरा लिमिटेड डेप्थ और जेंटल स्लोप, कीप आउट द कोल्ड अंडर करंट एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ टाइड्स, ठीक है। टाइड्स की, ज्वार की हाइट इंक्रीज करेंगे, जिससे आप पावर जनरेशन में हेल्प मिलेगी। पावर जनरेशन बोले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। उसके बाद है सर नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल स्लोप। आपको डायग्राम तो दिखाया ही नहीं बच्चों। हाँ, ये लैंड है सर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल एज है, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है। ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप कुछ नहीं है सर, सिंपल सी चीज है। एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ देयर इज एन अब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि एकदम से जो चेंज आया है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप है। डीप सी प्लेन, जो कि अनडुलेटिंग प्लेन यानी उबड़ खाबड़ प्लेन को बोलते हैं, लाइंग 2-3 माइल्स बिलो द सी लेवल, ठीक है, कवरिंग 2/3 of the ocean floor, also known as abyssal plain. They may ask you what is abyssal plain? It's the feature of ocean landform. याद रखना, it has extensive submarine plateaus, ridges, trenches, basin, oceanic island rise above the sea level in the midst of ocean. You can see this is the abyssal plain. ओके, ये पूरा का पूरा ये नीचे जो प्लेन बन रहा है, ये नीचे ट्रेंचेस भी आ गई, रेड क्ले भी आ गई, ट्रेंच मड वगैरह, सबमरीन रिजेस वगैरह, ये सब क्या है? हाँ, ये सब है सर डीप सी प्लेन, जिसको अबिसल प्लेन बोलते हैं। इट इज एक्सटेंसिव सबमरीन प्लेट्यू, ठीक है, सारा कुछ इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद ओशियन डीप, जिसमें ट्रेंचेस होती हैं बेसिकली, ठीक है। लॉन्ग और ये माउंटेन, जो लैंड के ऊपर माउंटेन्स होते हैं, उनकी हाइट से भी ज्यादा है। इवन की जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट से भी ज्यादा है, मोर देन 36,000 फीट डीप। एग्जाम्पल पैसिफिक ओशन में आपको मरियाना ट्रेंच मिलेगी, मोस्टली नॉट लोकेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ ओशन। लॉन्ग और नैरो ट्रेंचेस होती है, फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट।
ओशियनिक ट्रेंचेस आर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द लैंड, ठीक है, मतलब जो माउंटेन होते हैं आपके लैंड पे उनकी हाइट से ज्यादा है इसकी हाइट। ये देख सो सर, ये सारा अबिसल प्लेन, इसमें ट्रेंचेस आ गई, वोल्केनिक आइलैंड आ गया, सबमरीन रिजेस आ गई, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल राइज है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म छोटा सा शैलो प्लेटफॉर्म, याद रखना है। इसका सीक्वेंस पूछ लेगा आपसे, ठीक है, पेपर में। उसके बाद आता है ओशियनिक डिपॉजिट्स, यानी जो जमा होते हैं, ठीक है। तीन तरह के ओशियनिक डिपॉजिट्स होते हैं, मड्स, ऊजेज और क्लेस, ठीक है। मटेरियल्स जो कि इरोड होते हैं अर्थ से, ठीक है, विच आर नॉट डिपॉजिटेड बाय द रिवर, जो कि रिवर के जो बेडिंग प्लेन होता है उस पर डिपॉजिट ना होके, जो कि कहाँ पे इवेंचुअली ड्रॉप ऑन द ओशियन फ्लोर, ओशियन के समुद्र के फ्लोर के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं। तीन तरह के डिपॉजिट होते हैं। पहला है सर मड, जिसको टेरिजेनियस डिपॉजिट बोलते हैं। टेर केम फ्रॉम द वर्ड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड, because it derived from the land, that's why it is known as terragenous deposit, mainly deposit on the continental shelf, just remember this thing, mainly deposit on the continental shelf। तीन तरह के होते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड मड्स, देयर कलरिंग इज डिपेंड ऑन द केमिकल कंटेंट, ठीक है, वो केमिकल कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है उनकी कलर, ठीक है। ऊजेज होते हैं, ऊजेज, ऊजेज मैंने आपको याद रखा, पिलाजो से याद रखना, O इज इक्वल टू O, ओशियन डिपॉजिट। पिलाजोस केम फ्रॉम द वर्ड पिलाजोस मींस सी, ठीक है। O इज इक्वल टू O याद रखना, ठीक है। ऊजेज मींस इक्वल टू ऊजे, ओशियन डिपॉजिट, और ओशियन डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, पिलाजिक डिपॉजिट, याद रखना। मेड ऑफ शेली और स्केल्टन, skeletal remains of the marine microorganism with calcareous and siliceous parts, ठीक है। कैल्शियम के पार्ट्स मिलेंगे आपको, सिलिका के पार्ट मिलेंगे, ओके। उसके बाद आती है क्ले, रेड क्ले, बिकॉज ऑफ द क्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक डस्ट, ठीक है। वोल्केनिक डस्ट की वजह से इसका कलर रेड होता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ब्लोन आउट फ्रॉम द वोल्केनोस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एंड अकर इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन बेसिन। तो याद रखना, क्ले कहाँ मिलेगी, डीपर पार्ट में मिलेगी, यानी कि, और इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। रेड क्यों होगा, क्योंकि वोल्केनो होगा। और बीच में आपको कौन सी मिलेगी, आपको मिलेंगे ऊजेस मिलेंगे, शैली और स्केलेटल रिमेन्स। और जो मड्स होगी सर, वो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेगी, ऊपर मिलेगी। यानी इनका सीक्वेंस भी वैसे लिखा हुआ है, मड्स, ऊजेस और क्लेस, याद रखना। उसके बाद आती है सर सैलिनिटी की बात, खारेपन की बात, ठीक है। मोर देन 77% सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, बाकी सारे छोटी छोटी क्वांटिटीज में। फ्री मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की वजह से प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साल्ट रिमेन कांस्टेंट इन ऑल ओशन एंड इवन टू द ग्रेटर डेप्थ, ठीक है। सैलिनिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सलाइन वाटर इधर इन परसेंटेज और पीपीएम, पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिनट, ठीक है। आइसोहेलाइन क्या होती है सर, मैप के ऊपर लाइनें होती हैं, उन प्लेसेस को ज्वाइन करती है जिनकी सैलिनिटी सेम है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है ओशन की, पूछ सकता है, 35.2%, इट मींस 35 पार्ट्स इन द 1000 ml ऑफ 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है। रेड सी में हाई इवेपोरेशन होती है, जहां इवेपोरेशन हाई होगी वहां सैलिनिटी ज्यादा होगी, जहां इवेपोरेशन कम होगी वहां सैलिनिटी भी कम होगी। और ठंडी जगह पे भी सैलिनिटी कम होगी, याद रखना। रेट ऑफ, तो सैलिनिटी किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ वेपोरेशन पे। 20 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ पे हाई प्रेशर बेल्ट्स पे, ट्रेड विंड डेजर्ट्स में हाई सैलिनिटी है बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, आरओई मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन। इट इज कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर भी डिपेंड करता है, जहां इवेपोरेशन कम होगी वहां फ्रेश वाटर ज्यादा होगा, ठीक है। इक्वेटर पे बहुत ज्यादा रेनफॉल हैवी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे सैलिनिटी भी कम होगी, क्योंकि वो बताया था ना आपको एग्जाम्पल, आपको एक जग वाला, एक में नींबू पानी डाल दो, दूसरे में भी नींबू पानी डाल दो, एक को ढक दो, एक को ढको नहीं, और जिसको नहीं ढकोगे तो उसमें बारिश में पानी आएगा तो उसकी सैलिनिटी कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सर डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट। वो बताया था होली और पार्शियली जो सी है, ठीक है, वाटर जनरली उसमें मिक्स इजीली नहीं हो पाएगा, तो उनकी सैलिनिटी ज्यादा होगी। एग्जांपल कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ठीक है। दे आर नॉट पेनिट्रेटेड इवन बाय द ओशन करंट, तो इनकी सैलिनिटी हाई होगी, अराउंड 37%, ठीक है। और वो कह रहा है रेंज ऑफ सैलिनिटी इज नेग्लिजिबल वेयर देयर इज फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना, जहां पानी की निकासी होगी, जहां पानी को अंदर आने की, बाहर के पानी को अंदर आने की अनुमति होगी बाय द सरफेस और सब सरफेस करंट। उसके बाद आती है बारी सर टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर। ओशियन वाटर के टेम्परेचर के बारे में बात करें, जैसे कि लैंड का सर्फ, लैंड टेम्परेचर तो लगभग सेम होता है जैसे इक्वेटर पे, ठीक है, लेकिन ओशियन में नहीं होता, ओशियन में वेरी करता है, ठीक है।
वाटर वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन मच मोर स्लोली देन लैंड। याद रखना, कभी ना किसी के घर के पास तालाब होगा ना, कभी नोट करना, गर्मियों में ना रात को भी उसमें से गर्म हवा आएगी, कभी नोट करना, क्योंकि वहां जो आसपास जो नाला वगैरह होगा या पौंड वगैरह होगा ना, छोटा सा तालाब वगैरह होगा, ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं। याद रखना मेरी बात, ठीक है। वाटर वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन मच मोर स्लोली देन द लैंड, ठीक है। रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर विद लैटिट्यूड इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बाय द वार्म एंड कोल्ड करंट्स, विंड्स और एयर मासेस, ठीक है। कोल्ड करंट अगर चल रहा है, कोल्ड करंट का काम क्या है? कोल्ड करना यानी ठंडा करना, इट रिड्यूस द सरफेस वाटर टेम्परेचर। और वार्म करंट का काम क्या है? इट इंक्रीज द सरफेस वाटर टेम्परेचर। हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर कहाँ पे पाया जाएगा? इनक्लोज्ड सी पे, ठीक है ना, मतलब जो इनक्लोज्ड है, जिनके चारों तरफ लैंड है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वेरीज वर्टिकली विद इंक्रीजिंग डेप्थ। शुरुआत में तो, शुरुआत के 200 फैथम में तो डिक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होता है। डीपेस्ट ओशियन, जिनको ट्रेंचेस बोलते हैं, वो कहता है ये मत सोचना कि वहां पे वाटर फ्रीज होगा, नहीं सर, वाटर वहां पे फ्रीज नहीं होता, वाटर वाटर ही रहता है। पानी में, समुद्र में बर्फ नहीं मिलेगी आपको देखने को। ये आपके इनक्लोज सी हैं, जैसे कि आपको ब्लैक सी दिखाया था, ये आपके पार्शियली इनक्लोज सी है, जैसे कि आपका मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, ये आपका कैरिबियन सी, ये भी पार्शियली इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो इनकी सैलिनिटी ज्यादा होगी, जो ओपन है उसमें नहीं होगी सैलिनिटी ज्यादा। ये रेड सी, ये भी पार्शियली इनक्लोज सी है। पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको पेपर शायद क्वेश्चन भी भेजा था ना, आई थिंक ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था, इनमें से कौन सा पार्शियली इनक्लोज है, या ऐसे कुछ क्वेश्चन था ना, भेजा था। एक दो बच्चे ने सही आंसर दिया था, तो मैं इसकी नहीं अलग से वो बना लूंगा, एमसीक्यूज बनाऊंगा, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा, ओके। हाँ, तो उसके बाद आती है सर बारी मूवमेंट ऑफ द ओशियन करंट। ओशियन करंट सर मूव कैसे करते हैं? ओशियन करंट मूव कैसे करते हैं? बेसिकली ओशियन करंट होता क्या है? सबसे पहली बात, इट्स अ लार्ज मास ऑफ वाटर। एक पानी का एक मास है भाई, और कुछ नहीं है। वो सर्कुलेट कर रहा है, बस वो घूम रहा है। और घूमता कैसा है सर? जो कोल्ड करंट होता है वो पोलवर्ड से इक्वेटर की तरफ आता है, ठंडी से गर्मी की तरफ आता है, और जो वार्म करंट होता है वो गर्मी से ठंडी की तरफ जाता है, यानी इक्वेटर से पोलवर्ड की तरफ जाता है। ओशियन करंट आर बेसिकली लार्ज masses of surface water circulate in a regular pattern। याद रखना, रेगुलर पैटर्न में रिवॉल्व करते हैं। पेपर में आपको इरेगुलर दे देगा ना भाई, रेगुलर एक ही डायरेक्शन में, दिशा में जाते हैं, याद रखना। अराउंड ओशियंस, किसके अराउंड ओशियन? फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड, इक्वेटर से जो पोलवर्ड की तरफ जाएगा उसको वार्म करंट, इक्वेटर से पोलवर्ड गया वार्म करंट, और पोल से इक्वेटर की तरफ आया उसे कोल्ड करंट। सिंपल सी चीज है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है? मतलब इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा किस पे डिपेंड करती है? पहला सर प्लानिटरी इवेंट्स। प्लानिटरी इवेंट, द इवेंट्स व्हिच मूव ऑन द प्लैनेट इज नोन एज प्लानिटरी इवेंट्स, ठीक है। इट हैज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, सबसे ज्यादा प्रभाव इनका हवा का होता है, ठीक है। हवा ही तो बहाएगी पानी को, सिंपल सी बात है। बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स देयर इज अ ट्रेड विंड्स। इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में ट्रेड विंड्स होती है, दैट मूव द इक्वेटोरियल वाटर पोलवर्ड एंड वेस्टवर्ड एंड वार्म द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये करंट्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, जैसे कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, वो ड्राइव करेगी साउथ इक्वेटोरियल करंट विच वार्म्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील एंड वार्म ब्राजीलियन करंट। अभी आपको दिखाते हैं सर, ये देखिए सर, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट ऐसे गया, और जैसे ही यहाँ पे ये केप्सो रोक है, ब्राजील का ना, यहाँ पे एक शहर है जिसको केप्सो रोक बोलते हैं, इससे टकराया और ये नीचे की तरफ हो गया, और ये क्या बन गया? ब्राजीलियन करंट। ये देखना, यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट था, साउथ इक्वेटोरियल करंट सीधा जा रहा था, और इसको बहा कौन रही थी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। जैसे बहाया, इसको आगे गया, ये केप्सो रोक के साथ टकराया, केप्सो रोक जो कि ब्राजील में, यहाँ से टकराया और नीचे ब्राजीलियन करंट बन गया। वेरी सिंपल। दोबारा पढ़ते हैं इंग्लिश वर्जन। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ड्राइव द साउथ इक्वेटोरियल करंट व्हिच वार्म्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील एज वार्म ब्राजीलियन करंट। वेरी सिंपल। टेम्परेट लैटिट्यूड्स में आपकी बहती है वेस्टर्लीज, बिकॉज इट केम फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई नोन एज वेस्टर्ली। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज लेस रिलायबल देन ट्रेड विंड। याद रखना, आपसे पूछ लेगा कि कौन सी ज्यादा रिलायबल है? ट्रेड विंड सबसे ज्यादा रिलायबल है, वेस्टर्लीज रिलायबल नहीं है। रिलायबल बोले तो इतनी इफेक्टिव नहीं है, ओके। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एज यू सी, जो ट्रॉपिकल एरिया है इसके बीच में आपको ट्रेड विंड्स दिखेंगी, उसके बाद जो टेम्परेट एरिया उसमें आपको वेस्टर्लीज दिखेगी, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, नीचे भी 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ, और सबसे ऊपर मिलेगी आपको पोलर ईस्टर्लीज, ओके। ये देख सकते हैं सर। उसके बाद सर आपको बताते हैं, हाँ, तो टेम्परेट लैटिट्यूड में जैसे मैंने आपको बताया वेस्टर्लीज ब्लोस, और नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो ऑफ वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट वार्म द
warm Gulf Stream driven to the western coast of the Europe as the North Atlantic Drift। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये सर वो कहता है नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो की वजह से ये यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम इधर मुड़ी, और गल्फ स्ट्रीम आगे फर्दर क्या बनाया इसने, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा जो आपको अगर प्रिवेलिंग विंड्स का देखना है तो नॉर्थ इंडियन ओशन में देख लेना। ठीक है, हियर डायरेक्शन ऑफ करंट्स चेंजेस कंप्लीटली विद द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड। मॉनसून विंड यानी जो मानसून के टाइम पे जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं बिकॉज इट केम फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो इस वजह से वो कहते हैं मानसून के टाइम पे डायरेक्शन चेंज होती है, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है हवाओं पे, बाकी हवाओं पे। जैसा कि आप देख सकते हैं। और अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे कि इक्वेटर पे गर्म टेम्परेचर होता है वहां पे, तो हवा लाइट होती है, लाइट एयर हमेशा राइज करती है एंड इट मूव स्लोली अलोंग द सरफेस पोलवर्ड्स। और पोल्स पे यानी ठंडे इलाके में कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर हमेशा डेंसर होता है, इट सिंक्स एंड क्रीप स्लोली अलोंग द बॉटम ऑफ द सी इक्वेटर वार्ड्स। टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। दूसरा पहला प्लानिटरी विंड्स का, तीसरा सैलिनिटी का। जहां पे पानी डेंसर होगा वहां हाई सैलिनिटी होगी, जहां पे पानी लेस डेंसर होगा वहां की लो सैलिनिटी होगी। ठीक है, याद रखना। तीसरा है सर अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन वो कोरियोलिस फोर्स वाला कंसेप्ट, फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ओशन करंट टू द राइट। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे कि गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट और कैनरीज करंट इस तरह बह रहा है। ये गल्फ स्ट्रीम गई और इधर से ये कैनरीज करंट आया, ये घड़ी की डायरेक्शन होगी अर्थ रोटेशन की वजह से। साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज जैसे कि ये ब्राजीलियन करंट, ठीक है, ये इधर आगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। लैंड जैसे मैंने आपको बताया कि इट एक्ट एज अ ऑब्स्ट्रक्ट और डाइवर्ट अ करंट। ठीक है, एग्जांपल टिप ऑफ सदर्न चिली, यहाँ पे नीचे चिली है, पेरू चिली। ठीक है, इट डाइवर्ट्स द पार्ट ऑफ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड एज अ पेरुवियन करंट, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ये सर आपकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये नीचे देख सकते हो, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। जैसे ही ये चिली के साथ टकराई, चिली नाम का देश है, यहाँ से टकराई तो ये इसको टर्न कर दिया पेरू करंट। पेरू करंट का आपसे दूसरा नाम भी बोल सकता है, पेरू करंट का दूसरा नाम है सर हमबोल्ट करंट। हमबोल्ट, HUMBOLDT, हमबोल्ट, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सर्कुलेशन ऑफ द अटलांटिक ओशन। गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट की बात हो रही है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओशन करंट हग्स द कोस्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, फर्दर डिफ्लेक्टेड, एक सेकेंड, ये आपका चिली दिखाया हुआ, ये आपकी अर्थ रोटेशन के बारे में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में बताया हुआ, इट इज कोज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। हाँ, तो इसकी बात हो रही थी लैंड की ऑब्स्ट्रक्ट करती है और डाइवर्ट करती है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ द अटलांटिक ओशन की बात हो रही थी। गल्फ स्ट्रीम वाला कंसेप्ट है, आपको दिखाते हैं गल्फ स्ट्रीम वाला कहाँ गया। हाँ, ये देखिए सर, नॉर्थ अमेरिका के साइड में गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम फर्दर तीन उसमें डिवाइड हो जाएगी, 1 2 3। डायग्राम और ज्यादा क्लियर बनाया होगा, हाँ ये देखो। गल्फ स्ट्रीम फर्दर डाइवर्ट हुई नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे बनी कैनरी करंट। ठीक है, पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट था, ये गल्फ स्ट्रीम पे गया और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ बीच में एक सी बन जाएगा जिसको सरगैसो सी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना पेपर में अटलांटिक ओशन में कौन सा सी बनता है, इसको बोलते हैं सरगैसो सी, शायद लिखा भी होगा। ये देखो सर, from North Atlantic drift, it fans out in three directions: eastward to the Britain, northward to the Arctic Ocean, southwards along to the Iberian coast at the cool Canaries current. Further, Canaries current flowing downwards, जो कि दिखाया था अभी आपको, eventually merges with the North Equatorial current and completely clockwise in a completely clockwise circuit. Within this ring of current area in the middle of Atlantic Ocean has no perceptible current. A large amount of floating seaweed gathers and the area is called Sargasso Sea, याद रखना। और उसके बाद बारी आती है इरमिंगर करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ये रहा सर आपका इरमिंगर करंट, ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। इरमिंगर करंट जो पूछ लेगा आपसे कहाँ पे है, ये है सर, इट फ्लोज
between Iceland and Greenland and cools the North Atlantic drift at the point of convergence. उसके बाद आता है लैब्राडोर करंट जो कि कोल्ड करंट है. It drifts southeastward between West Greenland and Baffin Island to meet the warm Gulf Stream. ये देखो सर आपका लैब्राडोर करंट ये मीट कर रहा है गल्फ स्ट्रीम से. और याद रखना जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हो, इट्स अ बेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं. याद रखेंगे बच्चा लोग. ये देखिए सर यहाँ पे देख सकते हो लैब्राडोर और इधर से गल्फ स्ट्रीम मीटअप कर रहे हैं. ये रहा आपका सरगेसो सी भी दिखाया हुआ है. ये देखो सर कैनरीज करंट फर्दर नॉर्थ इक्वेटोरियल से मिल गया. बीच में क्या बन गया? सरगेसो सी. वो वीड पाई जाती है बेसिकली सरगेसो नाम की. ठीक है, इस वजह से इसका नाम सरगेसो सी है. याद रखेंगे. इंडियन ओशन सर्कुलेशन के बारे में बताया मैंने. आपको डायग्राम दिखा देता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था. ये है सर आपका साउथ वेस्ट मानसून. ये गर्मियों का. ठीक है, गर्मियों के टाइम का है. गर्मियों के टाइम पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. यहां से आती है ना, ये इंडिया है, यहां से आती है, इस डायरेक्शन से आती है हवा, यानी साउथ वेस्ट से आ रही है तो साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट, तभी इसका नाम गया. यहां से ऐसे आई और यहां से पूरे में फैली. ये देख सकते हो ये डायग्राम. ठीक है, अब विंटर का देखो. विंटर में ये क्या चेंज होगी? नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट बन गई. ठीक है, तो इस तरह से प्रभाव डालती है मॉनसून विंड किसके ऊपर? प्लानिटरी विंड के ऊपर. याद रखेंगे. तो ओशियन करंट की जो है वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. ध्यान रखना. ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये भी इक्वेटोरियल काउंटर करंट, लेकिन मॉनसून के टाइम पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सर्दियों में और एक गर्मियों में भी. साउथ वेस्ट मानसून तभी इसको कहते हैं. ठीक है, एलिनो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत अच्छे से. जब हम एनसीईआरटी करेंगे ना उसमें करेंगे, फिर मैं पूरा प्रॉपर एलिनो के नोट्स बना के लेके आऊंगा. तो आज क्लास